तो चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, अब जो है हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, तो मैं प्रश्नों को जो है यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ। प्रश्न जो है आपको थोड़ा देर के लिए जो है दिखाई देगा, उसके बाद जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रश्न को लिखूंगा तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, है ना। बहुत लंबा लंबा प्रश्न है। ओके, तो मैं इसे जो है बोल करके सुना दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रश्न जो है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपए है। वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 2,400 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि 100% कर मुक्त है। ओके, 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए जिसका 50% कर मुक्त दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है। मैं केवल पोस्टर का आयकर की जो दरें हैं उसे बस लिखा हूं और बाकी सारे प्रश्नों को नहीं लिखा हूं। ठीक है, उस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। ओके, तो प्रश्न में क्या बोला गया? प्रश्न में बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 13-14 में, ठीक है, 2013-14 में क्या है, एक शासकीय कर्मचारी है, एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय कितनी है, 4,10,000 रुपए है। ओके, वह प्रति माह क्या कर रहा है? प्रति माह जो है 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि की खाते में प्रति माह, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि खाते में कितना जमा कर रहा है? 4,000 रुपए अपने टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, प्रति माह। और 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा की प्रीमियम में जमा कर रहा है अपने टैक्स बचाने के लिए। और 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। क्या करता है? 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, जो कि प्रधानमंत्री राहत कोष है। ठीक है, वहां जो है जमा करना पड़ता है। तो ये जो है 100% टैक्स फ्री है, इसका भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 20,000 रुपए वह जो है एक वृद्धाश्रम में, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है वो 20,000 रुपए डालता है। और एक वृद्धाश्रम है जहाँ 12,000 रुपए जो है वो दान करता है, और उस दान का जो है उसे 50% टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना की है। तो उसके द्वारा जो वर्ष का अंत है उसमें वह जो है कितना रुपए टैक्स देगा, इसकी हमें गणना करना है। ठीक है, सभी बचत 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त है। और क्या बोला गया है कि जो सभी बचत है वो बचत जो है वो 1,00,000 रुपए तक की बचत कर सकता है अपने टैक्स में। ओके, तो चलिए इसका जो है गणना करते हैं। और यहाँ पास जो है हमें आयकर की दरें जो है दिया गया है कि अगर व्यक्ति की आय 0 से 2 लाख के बीच होगा तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पास शून्य लिख देता हूँ, शून्य टैक्स। अगर व्यक्ति की आय 2,01,000 रुपए भी है और वहां से 5 लाख तक के बीच है तो उस व्यक्ति को 10% जो है टैक्स देना होगा। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति की इनकम 5,01,000 से 10 लाख तक के बीच है तो उसे 20% जो है टैक्स देना होगा। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो देखिए, जो कर्मचारी है उसकी वार्षिक आय क्या है, मुझे प्रश्न जो है देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बुक को रखा हूँ, ठीक है, हाथ में। तो देखिए, कर्मचारी की वार्षिक आय, तो कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है? कर्मचारी की वार्षिक आय है 4,10,000 रुपए। कितना है? 4,10,000 रुपए। ओके, और देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि क्या है? प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा दे रहा है वो क्या है? 100% कर मुक्त है। ओके, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि कितना है? 20,000 रुपए। ठीक है, वो जो है व्यक्ति 20,000 रुपए क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहा है। और वृद्धाश्रम में दी गई राशि ये क्या है? आपका 100% कर मुक्त है। ठीक है ना, 20,000 रुपए। अब देखिए वृद्धाश्रम में कितना दे रहा है? तो वृद्धाश्रम में जो है तो वृद्धाश्रम में जो है वो 12,000 रुपए जमा कर रही है, मतलब दान कर रहा है। और इसका 50% क्या है? छूट है। तो 12,000 का 50% क्या होगा? तो देखिए 12,000 का यानी क्या होता है? इंटू 50% यानी कि 50/100। इसे हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 12 पंचे 60, यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो, तो 60 के बाद 2 जीरो, कितना? 6,000।
यानी कि 12,000 का 50% यानी कि 6,000 रुपये उसे क्या कर रहा है, छूट मिल रहा है। इसलिए जो दान की कुल राशि है, एक तो 20,000 रुपये कहाँ दान कर रहा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में, और दूसरा वृद्धाश्रम में दान कर रहा है 6,000 रुपये। ओके, तो दान की कुल राशि, तो दान की कुल राशि कितना हो गया, 20,000 रुपये कहाँ जमा कर रहा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में, ये 20,000, और 6,000 जो है ये वृद्धाश्रम में दे रहा है। ओके, तो दान की कुल राशि कितना हो गया, 26,000 रुपये। ओके, तो व्यक्ति जो है कुल 26,000 रुपये क्या कर रहा है, दान कर रहा है। इस पे जो है यानी कि उसे टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब देखिए व्यक्ति क्या कर रहा है, 26,000 रुपये जो है इतना दान कर रहा है, यानी कि इस पे क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो अब देखिए, अतः दान करने के बाद जो उसका शेष आय है जिस पे टैक्स लगना है वो कितना होगा, अतः शेष आय बराबर क्या होगा, कुल आय में से क्या करेंगे, 26,000 को घटा देंगे। तो कुल आय है 4,10,000 रुपये माइनस 26,000 रुपये करेंगे। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, देखिए जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो है जीरो, जीरो में से जीरो जीरो, यहाँ जीरो है 6 है तो हो जाएगा 10, एक हासिल लेंगे तो 10 में से 6 गया, बचेगा 4, ये आपका जीरो हो गया, एक हासिल देगा तो जीरो हो गया, हासिल देगा तो जाएगा 10, 10 में से 2 गया, बचेगा 8, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3,84,000 रुपये। ओके, तो ये 3,84,000 रुपये क्या है, उसका शेष आय है दान को देने के बाद। ओके, इतना रुपया बचा हुआ है। अब देखिए, छूट हेतु जमा की गई राशि, हम कुछ कुछ स्थानों पे क्या करते हैं, जमा करते हैं, निवेश करते हैं, जिससे कि हमें छूट मिलती है। तो वो राशि क्या क्या है, तो छूट हेतु जो राशि जमा की गई है वो कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहला है भविष्य निधि में जमा राशि, है ना, कहाँ, भविष्य निधि में जमा राशि। ठीक, भविष्य निधि में जमा राशि, तो भविष्य निधि में कितना राशि जो है जमा कर रहे हैं प्रति माह, तो भविष्य निधि में प्रति माह जो है 4,000 रुपये जमा कर रहे हैं, यानी कि साल भर में कितना होगा, तो 4,000 इंटू 12। ओके, तो 12 चौक होगा 36, और इसके आगे 3 जीरो यानी कि 36,000 रुपये। ओके, तो भविष्य निधि में हर साल कितना रुपये जमा कर रहे हैं, 36,000 रुपये जो है जमा कर रहे हैं। ओके, सॉरी, 12 चौक होता है 48, में 36 लिख दिया, 12 चौक क्या होगा 48, यानी कि प्रति वर्ष जो है 48,000 रुपये कहाँ जमा कर रहे हैं, भविष्य निधि में जमा कर रहे हैं। ओके, दूसरा कहाँ जमा कर रहे हैं ये, तो दूसरा जो है जीवन बीमा में जमा कर रहे हैं, है ना, दिया हुआ प्रश्न में कि जीवन बीमा प्रीमियम में, तो कितना जमा कर रहा है जीवन बीमा में, तो जीवन बीमा में जमा कितना कर रहे हैं, तो जीवन बीमा में जमा राशि है 24,000 रुपये, कितना, 24,000। ओके, और तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश, तीसरा कहाँ जमा कर रहा है ये, राष्ट्रीय बचत पत्र में, राष्ट्रीय बचत पत्र में, तो राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना निवेश कर रहा है, 25,000 रुपये जो है ये निवेश कर रहा है, कितना, 25,000 रुपये। ओके, तो ये कुल जमा राशि कितना होगा, इसे जो है आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इतना राशि जो है ये अपना टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहा है। ओके, तो ये कुल जमा राशि कितना होगा, ये 0 0 0 5 4 9 9 और 8 17, 17 की 7 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, 6 7 8 9, तो कुल जो है 97,000 रुपये क्या कर रहा है, ये निवेश कर रहा है, बचा रहा है। ओके, ठीक, अब देखिए, अतः कर योग्य राशि कितना होगा, इतना रुपए में क्या करेगा ये, इतना रुपए जो है इसमें टैक्स नहीं देगा। तो उसके पास देखिए यहाँ पर क्या किया, दान वान किया है ना, दान किया, प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता किया, तो इसके पास कितना रुपए बचा, इतना रुपए जो इसके पास बचा 3,84,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद भी इतना रुपए क्या कर रहा है, ये निवेश कर रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा, कितना, 97 लाख का निवेश, सॉरी 97,000 का निवेश किया जा रहा है। इसके पास अब कितना रुपए बच गए टैक्स देने के लिए, तो टैक्स योग्य, कर योग्य आय बोलेंगे, है ना, तो कर योग्य आय क्या होगा, तो देखिए कर योग्य आय बराबर कितना लाख है, कितना, 3,84,000 माइनस करेंगे 97,000, क्योंकि इतना में क्या है, इसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो कितना राशि में उसे टैक्स देना पड़ेगा और जो है निकाल लेते हैं। तो देखिए
जीरो में से जीरो किया, जीरो जीरो जीरो, 4 में से 7 नहीं घटेगा, एक हासिल लेके हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया तो बचा 7, ये हो जाएगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे हो गया 17, तो 17 में से 9 गया बचेगा 8, और ये कितना हो जाएगा 2, तो हो गया 2,87,000 रुपए। ओके, तो इतना रुपए क्या है, इतना रुपए जो है कर योग्य आय है, यानी कि इतना रुपए में क्या करना है, उसे आप टैक्स देना है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मैं इस साइड को मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। ओके, तो देखिए इतना रुपए क्या है, कर योग्य आय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास जो हमें आयकर की दरें दी गई है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, हमें आयकर की 3 दरें दी गई है। पहला दर क्या है, 0 से 2 लाख तक का कितना 0 रुपए है। ठीक, 0 से 2 लाख तक में क्या है, आयकर की दर जो है 0 है। फिर 2 लाख से 5 लाख तक में आयकर की दर कितना है, 10%। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में आयकर की दर कितना है, 20%। इसका मतलब क्या है, अब समझो। देखो यहाँ पास इसका कुल आयकर दे इनकम कितना है, तो 2,87,000। ठीक है, तो इसमें देखो जो पहला कंडीशन है इसके हिसाब से क्या है कि 0 से 2 लाख तक में क्या है, आयकर की दर 0 रुपए है, 0 है। ओके, तो देखो प्रथम जो 2 लाख रुपए है उसमें क्या होती है, टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, तो प्रथम 2 लाख तो प्रथम 2 लाख रुपए तक क्या है, कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। ओके, इसलिए आयकर बराबर तो कितना रुपए में जो है इसको कर देना पड़ेगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, 2,87,000 है, तो 2,87,000 इसमें जो है 2 लाख को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 2 लाख में जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, 2,87,000 में 2 लाख को घटा देंगे, तो कितना प्राप्त होगा हमें, 0 0 0, यहाँ पास आएगा 7 8 0, तो हमें जो है 87,000 रुपए प्राप्त होगा, जिसपे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, केवल 87,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 2 लाख से 5 लाख की इनकम के बीच में है। ओके, और 2 लाख से 5 लाख इनकम के बीच में टैक्स कितना देना पड़ता है, 10%। यानी कि इस व्यक्ति को ये जो 87,000 रुपए है, ठीक है, इतना 87,000 का 10% जो है टैक्स देना पड़ेगा। कितना, 10%। तो 87,000 का 10% कितना होगा, तो 87,000 इंटू 10/100 करेंगे। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि इसे जो है 8,700 रुपए जो है इसका टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास इसके अलावा भी क्या बोला गया है कि पहला कंडीशन, एक शिक्षा उपकार दे आयकर का 2%, और दूसरा माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकार दे आयकर का 1%, यानी कि कुल कितना है, शिक्षा उपकार में 3% जो है इसे दे आयकर का, यानी कि ये क्या है, आयकर है, इसका 3% इसे और देना पड़ेगा। ओके, तो दे आयकर, शिक्षा में दे आयकर लिख देता हूं, शिक्षा में दे आयकर, तो शिक्षा उपकार में दे आयकर, शिक्षा उपकार में दे आयकर क्या होगा, ये जो आयकर है इसका 3%। ओके, 3% है किसका, आयकर का, तो आयकर कितना है, 8,700, ये आपका कर है, तो इस कर का जो है 3% शिक्षा उपकार के रूप में देना पड़ेगा, यानी कि 8,700 का 3% जो है टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 8,300 का 3% कितना होगा, तो 8,700 का 3%, यानी कि 3/100, यहाँ से 2 जीरो कैंसल, तो 87 इंटू 3 का मान कितना आएगा, देखिए 3 सत्ते 21, ये हासिल आएगा 2, 8 3 24 और 2 26, यानी कि 261 रुपए। ओके, तो ये 261 रुपए क्या है, ये जो है शिक्षा उपकार के लिए देय आयकर है। ओके, तो अब देखिए व्यक्ति के द्वारा कुल आयकर क्या होगा, तो इस व्यक्ति के द्वारा कुल आयकर होगा 87,000 प्लस 261। ओके, तो देखिए इस व्यक्ति के द्वारा कुल देय आयकर कितना होगा, तो 8,700 ये दे रहा है, और 3% जो है शिक्षा उपकार में दे रहा है, यानी कि कुल कितना 8,700 प्लस 261, यानी कि 8,961 रुपए।
ओके, तो इतना रुपए क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को जो है सरकार को टैक्स देना होगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए ये जो है इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर से जो आयकर दरें जो दिया गया है इसका मतलब क्या है, देखिए किसी व्यक्ति की आय मान चलो कि कितना है 15 लाख रुपए, कितना है 15 लाख रुपए। ठीक है, किसी व्यक्ति की आय कितना है 15 लाख रुपए है। ठीक, तो इस 15 लाख में क्या होगा, स्टार्टिंग के जो 2 लाख रुपए है उस पर व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 15 में कितना, जो 2 लाख रुपए है उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलो हम इसे मान चलते हैं कि किसी व्यक्ति की आय जो है 8 लाख रुपए, कितना है 8 लाख। ठीक, तो 8 लाख में 2 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बचा कितना, 6 लाख। ठीक है, तो देखिए जो 6 लाख है इसमें 2 लाख से 5 लाख के बीच कितना लाख है, तो 2 से 5 के बीच 3 लाख, यानी कि 3 लाख में इस 6 लाख में से जो 3 लाख है उस 3 लाख में 10% जो है टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इस 6 लाख में कितना, 3 लाख पर 3 लाख पे क्या करना पड़ेगा, उसे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब बचा कितना, 6 लाख में से 3 लाख में टैक्स दिया 10% तो 3 लाख, फिर 3 लाख में जो है इसे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। आया समझ में, तो इस प्रकार से जो है टैक्स दिया जाता है। ठीक, तो इसे जो है ध्यान रखना, जहां जहां पर छूट दिया जाता है सरकार के द्वारा वहां वहां पर हम दान करके या फिर निवेश करके जो है टैक्स में बचा सकते हैं, और शेष बचाने के बाद जो राशि बच जाएगा उस राशि पर ही हमें जो है टैक्स देना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से जो है हमें कितना राशि का टैक्स देना पड़ेगा इसे जो है हम निकालेंगे। ओके, और प्रश्न क्रमांक 1 को इस प्रकार से हल करेंगे। ओके।